हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स के PYQs की सीरीज में आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक मैं काफी चैप्टर्स के PYQs करा चुका हूं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस आपके क्लास 12th फिजिक्स के एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आपको PDF फॉर्म में भी मैं देने वाला हूं, ये स्लाइड्स में सेव कर लूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस Q मूव्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the direction opposite to E. What will be the effect on its electrostatic potential energy during its motion? समझ में आ गया बच्चों क्या पूछा गया है यहां पे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, वो किस तरफ जा रहा है? चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू E, यानी इस तरफ जा रहा है। ठीक। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूछा गया है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। अगर अगर हमने इसको जस्ट यहां पर फील्ड में रख दिया, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए बिल्कुल क्लियरली। अगर हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके जस्ट रख दिया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। आप हमेशा ये समझ लो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब मास। तो अगर आप एक मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में जस्ट छोड़ोगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसे मास को छोड़ने पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज को छोड़ने पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो मास है ये ऊपर जाए, तो फिर आपको इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो हमने इसको कुछ वेलोसिटी देके ऐसे फेंका, तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब आप देखो, जैसे ये मास ऊपर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या घटती है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बस वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और ये स्लो डाउन होता रहेगा बिल्कुल मास की तरह, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर खींच रही है ना, हमने उधर फेंक दिया, तो ये स्लो होता जा रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक जगह से ये वापस पलटेगा, स्लो होते 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 होते, जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है, स्लो होती 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 टॉप पे इसकी वेलोसिटी 0, फिर ये वापस गिर जाती है। इसी तरीके से चार्ज स्लो होता 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 एक जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वहां से ये वापस आ जाएगा, क्योंकि वहां तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते 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 जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो ये वापस किस में बदल लेता है? फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो वापस ऐसे आता है, जर्र, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक बढ़ती है। ठीक है। सो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फेंका है, what will be the effect on its electrostatic potential energy? Its electrostatic potential energy, its electrostatic potential energy will keep on increasing. नेक्स्ट, ई कहाँ पहुंच गए भैया? अच्छा, नेक्स्ट के चक्कर में न्यू पेज वाला बटन दबा दिया मैंने। सेकंड,
Why is the electrostatic potential inside a charged conducting shell constant throughout the volume of the conductor? देखो ये एक चार्ज कंडक्टिंग शेल है, मतलब कि ये हॉलो स्फीयर है, मेटल का है और चार्ज्ड है ना। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जो पूरी स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, उससे अपने को क्या पता चल रहा है? चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल, एक तो ये चार्ज्ड है, ऊपर से किसी मेटल की होगी क्योंकि कंडक्टिंग है, और शेल है मतलब हॉलो है। तो कह रहा है कि एक चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्यों? एक चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यहां पे क्यू ये जो चार्ज है जो हमने इस शेल को दिया है, ये इसके सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, और आर है इसका रेडियस। तो इस पे जो पोटेंशियल है इसके सरफेस पे वो के क्यू बाय आर होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो भाई पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स करने आए हो, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी आपको। यहां पर इस चीज की प्रिपरेशन चल रही है कि चैप्टर आपने पढ़ लिया है, अब हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो। और चैप्टर पढ़ना है तो कोई भी टॉपिक, चैप्टर का नाम, चैप्टर के किसी टॉपिक का नाम, आगे चैनल नेम लगा के सर्च कर लेना। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल में, ठीक। अच्छा, आप जानते हो कि E क्या होता है? E होता है माइनस dV/dr, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। और एक कंडक्टिंग शेल के अंदर, एक चार्ज कंडक्टिंग शेल के अंदर यानी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, यानी कि dV/dr हो गया 0। इसका मतलब है किस चीज का डेरिवेटिव 0 होता है? भाई कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है ना। तो अगर v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 0 है, इसका मतलब है v कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। तो v जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टिंग शेल कांस्टेंट रहता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक। मतलब अगर इसके सरफेस पे पोटेंशियल है ये, तो इसके अंदर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल यही है। समझे आप? अगर इसको सॉल्व करके इस वायर को काट के फेंक दूंगा तो आपको आवाज नहीं आएगी। क्या करूं पैरों में बहुत अटकती है यार। ये वायरलेस माइक लेना चाहिए, है ना। ओके, लेंगे कभी। मान लेते हैं इसको सॉल्व करके वैल्यू आई है 10 वोल्ट, इसको सॉल्व करके वैल्यू आई है 10 वोल्ट। इसका मतलब ये है के क्यू बाय आर, समझ गए आप? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो आपने इसको चार्ज दिया और आर इसका रेडियस। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई है वही पोटेंशियल होगा एक चार्ज कंडक्टिंग शेल के सेंटर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट पे। यहां पे भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, सरफेस पे भी हर जगह 10। चेंज कब होगा? जब आप सरफेस से आगे जाओगे। अगर आपने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, या सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आपको ये डिस्टेंस डालना पड़ेगा इसी फॉर्मूले में। सपोज ये डिस्टेंस है r1, तो फिर यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय r1। इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, हम जस्ट एक्स्ट्रा चीजें कुछ समझ रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय r1, समझ गए? अब घटता जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद घटता जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई? कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पोटेंशियल क्यों बदलेगा? क्योंकि पोटेंशियल बदलता ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। फील्ड की डायरेक्शन में जाओ पोटेंशियल घटता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाओ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा। लेकिन जहां फील्ड ही नहीं है वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट, डब्बे से बाहर क्यों निकल गया रे भाई? चलो अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है?
In the figure, the charge plus q is placed at center. Charge plus q is placed at center of a dotted circle. Work done in taking another charge plus small q from A to B is W1 and from B to C is W2. एक स्मॉल q चार्ज हम लेकर आए और A से B यहां तक लेकर आए स्मॉल q को, तो हमें काम करना पड़ा W1. फिर B से C हम स्मॉल q को लेकर गए तो हमें काम करना पड़ा W2. तो पूछा जा रहा है कि W1 और W2 में रिलेशन क्या है, क्या W1 W2 से बड़ा है, क्या दोनों बराबर हैं, क्या W1 छोटा है. सिंपल सी बात है बच्चों, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉइंट्स की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना. तो हमें वर्क डन निकालना. अच्छा, वर्क डन क्या होता है, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक मैं चार्ज को लेकर गया A से B तक, ठीक है, यहां से यहां तक मैं एक चार्ज को लेकर गया Q को, तो वर्क डन होता है Q इंटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. कहां से कहां लेकर गए, A से B लेकर गए, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. अब क्वेश्चन के हिसाब से A से B लेकर गए तो वर्क है W1, है ना, और वर्क W2 क्या है, W2 क्या है, जब हम इसको कहां से कहां लेकर गए B से C, तो W2 होगा Q इंटू VC माइनस VB. W2 होगा Q इंटू VC माइनस VB. समझ में आई बात. अच्छा, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं. देखो बच्चों, VA और VC सेम होंगे. सिंस VA इक्वल टू VC, VA और VC क्या होंगे, सेम होंगे. VA और VC सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स, ये और ये पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये सर्कल के सेंटर पर है. यानी ये मान लेते हैं सर्कल का रेडियस r है, तो ये वाला पॉइंट भी इससे r डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट भी इससे r डिस्टेंस पर है. तो पोटेंशियल एक चार्ज q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है k q बाय r. तो यहां पे पॉइंट A पे पोटेंशियल होगा k q बाय r, पॉइंट C पे भी पोटेंशियल होगा k q बाय r, यानी दोनों का पोटेंशियल बराबर है. तो अगर मैं यहां पर VC की जगह अगर मैं VA रख दूं, तो ये रहा हमारा W2. तो बताओ ये दोनों सेम हैं कि नहीं है भाई. VA माइनस VB, VA माइनस VB, है ना. तो W1 इक्वल टू W2, Q इंटू VB माइनस VA. सिर्फ वर्क डन देखो, वर्क डन एक नेगेटिव आ रहा है हमारा, नहीं दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं. VB माइनस VA और VC माइनस VB, वर्क डन दोनों का साइन अलग आ रहा है ना, दोनों का साइन अलग आ रहा है, लेकिन वर्क डन की जो वैल्यू है वो सेम है. यहाँ पे साइन की कहीं बात ही नहीं करी है. साइन डिफरेंट क्यों आएगा. अच्छा, साइन डिफरेंट क्यों आएगा वो भी मैं तुमको बता देता हूं. ये जो पॉइंट है B, ये थोड़ा पास है ना. ये जो पॉइंट है B, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है B ये थोड़ा पास है एज कंपेयर टू C एंड A. तो B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, A और C पे कम होगा. तो VB माइनस VA जब मैं करूंगा तो ये तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि VB बड़ा है, लेकिन VA माइनस VB करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा. तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करी है. उसने बोला है कि भैया मैग्नीट्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो W1 इक्वल टू W2. काम तो उतना ही हुआ ना, काम तो उतना ही हुआ. A से B लेके जाओ या B से C लेके जाओ. ठीक. द फील्ड लाइंस, देखो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि किसी फोर्स की डायरेक्शन में वर्क किया गया है. वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है कि किसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया गया है, पर किया तो उतना ही गया है ना. तो इसका मतलब नेगेटिव मतलब छोटा नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज देखो. W1 इक्वल टू W2. द फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर एज शोन इन द फिगर. Does the kinetic energy of a small negative charge increases or decreases in going from B to A? ये एक नेगेटिव चार्ज है और इसकी फील्ड लाइंस ऐसी हैं. नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं इनटू द
चार्ज, है ना, वो वैसे यहाँ पे दिखाई हुई है। अब यहाँ पे क्या बोला है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बी से ए एक नेगेटिव चार्ज आया, बी से ए एक नेगेटिव चार्ज आया, तो कह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। भाई नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव अगर बी से ए आया है तो बी से ए वो नेगेटिव चार्ज क्यू आना थोड़ी चाहेगा, है ना, क्योंकि ये तो रिपेल करेगा उसको, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो बी से ए पे वो अपने आप तो आएगा नहीं, ऐसे फेंका गया, और अगर फेंका गया तो नेगेटिव की तरफ जाते 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 उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। सो यहां पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज विल डिक्रीज as it goes from B to A because यहां हम सीधा लिख दे ड्यू टू रिपल्शन बाय सोर्स चार्ज। ड्यू टू रिपल्शन बाय सोर्स चार्ज, है ना, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेव कर लें। नेक्स्ट, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या क्या आ सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिपेयर कर लेना। दूसरा आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3-4 प्रॉपर्टीज, उनके प्रूफ या तो एक साथ या अलग अलग क्वेश्चंस में। जैसे यहां पर एक प्रॉपर्टी बोली है कि प्रूव करो कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, भाई हमने प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये सरफेस से किसी एंगल पर है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर, तो फिर हम इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, ई कॉस थीटा विच इज अलोंग द सरफेस एंड ई साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब हम लिखेंगे सिंस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, therefore component of electric field along the surface must be zero। क्यों? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस मस्ट बी जीरो। क्यों भाई? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। और आप जानते हो कि चार्ज अगर मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर मूव करेगा। जैसे बॉल ऊपर से नीचे अपने आप जाती है, नीचे से ऊपर भी ले जानी पड़ती है, लेकिन अगर आप बॉल को फ्लैट सरफेस पे रखो
तो बॉल कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। इसी तरीके से जो चार्ज है, अगर उसको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखो तो चार्ज कहीं नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब है उस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज को मूव कौन कराता है? चार्ज को मूव कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप नहीं जा रहा, तो मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। तो हमें क्या पता चला कि एक सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चार्ज मूव नहीं करता, क्योंकि हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, वरना चार्ज मूव करता। So since it is an equipotential surface, the component of electric field along the surface must be zero. So E cos theta must be zero. Since E तो जीरो नहीं है भाई, E कहीं ना कहीं तो है ही ना, तो E cos theta अगर जीरो है तो cos theta must be जीरो, और cos theta जीरो कब होता है? जब थीटा होता 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। A charge Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to a point below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in the process. ये था बच्चों, ये डायग्राम इसका मैं बना देता हूं। ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है, यहां पर ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और दूसरे एंड पे है हमारा माइनस क्यू चार्ज, और एक चार्ज मूव किया हमने इस तरीके से। जो डायग्राम था क्वेश्चन में वो ये था कि ठीक यहां से यहां एक चार्ज हम लेकर आए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। यहां से यहां हम एक चार्ज लेकर आए क्यू चार्ज। व्हाट इज द वर्क डन? तो बच्चों वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा जीरो। क्यों जीरो? क्यों होगा? ये इक्वेटोरियल लाइन है, और आप जानते हो इक्वेटोरियल लाइन पे हर जगह पोटेंशियल जीरो होता है। आप यहां पर कोई भी पॉइंट लो, जैसे पॉइंट ए ही है, तो वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय दिस डिस्टेंस आर। सपोज इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा के माइनस क्यू बाय आर, तो ऐड करोगे जीरो आएगा। कहीं पर भी लोगे, हर जगह ए पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, बी पे, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होगा ये क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, है ना। एंड सिंस वी बी और वी ए दोनों क्या हैं? जीरो, देयरफॉर W क्या होगा? W होगा जीरो। Show that equipotential surfaces are close together in the region of strong field and apart in the regions of weak field. This is again one property of equipotential surfaces कि जैसे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आप जानते हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, उन स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये वाला पास होगा, अगला वाला थोड़ा दूर होगा, अगला वाला और दूर होगा, ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा, अगला वाला और दूर होगा। समझ गए सर? समझ गए? ऐसा क्यों होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप क्यों बढ़ता जाता है? बराबर बराबर पोटेंशियल के लिए। सपोज जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं पोटेंशियल घटता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले वाले पे, इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल था 100 वोल्ट, और हम गैप ले रहे हैं 10-10 का, तो इस वाले पे है 90 वोल्ट और इस वाले पे है 80 वोल्ट,
और इस वाले पे है 70 वोल्ट और इस वाले पर है 60 वोल्ट। तो क्या हो रहा है, हमने वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिए हैं जो 10-10 वोल्ट के डिफरेंस पर हैं, है ना। तो जैसे ही हम वीक फील्ड के रीजन में जाते हैं, जहां पर फील्ड वीक है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बढ़ता रहता है। कि सिंपल फंडा है यार, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ा। यहां पर फील्ड स्ट्रांग है और फील्ड ऐसे है ना। फील्ड लाइन कैसे होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऐसे। तो उस रीजन में जहां पर फील्ड स्ट्रांग है, वहां पे चार्ज को चलने के लिए काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वहां फील्ड स्ट्रांग है। आप सोचो, मैं इस बॉडी को इतना सा उठाने के लिए 10 जूल का एफर्ट लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं अर्थ से बहुत दूर चला जाऊं, 1000 किलोमीटर दूर चला जाऊं या 10,000 किलोमीटर दूर चला जाऊं, तो इस बॉडी को इतना ही उठाने के लिए मुझे उतना एफर्ट नहीं लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि यहां फील्ड स्ट्रांग है, यहां फील्ड इसको खींच रही है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उतना ही मूव कराने के लिए। तो अगर यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, यहां 20 जूल है, तो मुझे 10 जूल का एफर्ट लगाना पड़ा इतना उठाने के लिए। लेकिन वहां बहुत दूर मुझे 10 जूल का एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इतना ही चलाने के लिए, 1 जूल में ही काम हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि वहां फील्ड वीक है, वहां पर फील्ड वीक है, तो क्या होगा कि मैं 10 जूल यूज करके बहुत दूर तक चला लूंगा। तो अगर यहां पर यहां से लेकर यहां तक 10 जूल का डिफरेंस आया, तो अर्थ से बहुत दूर 10 जूल से मैं बहुत ज्यादा चला सकता हूं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा 10 जूल के दो सरफेसेस के बीच में। इसी तरीके से यहां पर फील्ड स्ट्रांग है, तो जब चार्ज यहां जाता है, स्ट्रांग फील्ड के रीजन में मूव करता है, तो कम चलने पे ही उसकी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन जहां पर फील्ड वीक है, वहां वो उतनी ही एनर्जी खर्च करके ज्यादा चल सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से ले, लॉजिकली समझना जरूरी है चीज को। हालांकि आंसर में आप इतना एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप सिंपल लिखोगे कि जो ई का मैग्नीट्यूड होता है वो dv बाई डी आर होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। ई जो है वो dv बाई डी आर होता है, और फॉर सेम dv, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने सेम रखा, 10-10-10-10। तो फॉर सेम dv, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो जहां E कम होगा वहां dr यानी सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होगा, जहां E कम होगा वहां सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होगा। Three points A, B and C lie in a uniform electric field of इतना न्यूटन पर कूलम as shown in the figure. Find the potential difference between A and C. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, हमें A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा VAC होगा। अब इसको मैं VA माइनस VC लिखूं कि VC माइनस VA लिखूं, मेरे को ये तो दिया ही नहीं हुआ है कि चार्ज A से C गया है या C से A गया है। सो लेट्स जस्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हम पता लगाएंगे। मैग्नीट्यूड इज E डेल्टा R कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड इज E डेल्टा R कॉस थीटा, है ना। लेट अस से कि चार्ज A से C गया है, लेट अस से कि चार्ज A से C गया है, तो डेल्टा VAC क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब हम अपना एजम्पशन ले लेते हैं, हम लिख भी देंगे क्वेश्चन में कि सपोज चार्ज जो है वो A से C गया है, तो इसको हम लेंगे VC माइनस VA, है ना। तो अगर चार्ज A से C गया है, तो ऐसे गया है चार्ज A से C, ऐसे गया है चार्ज, है ना। तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा में जो थीटा है वो E और डेल्टा R के बीच का एंगल है, तो ये डेल्टा R हो गया, ये डेल्टा R वेक्टर हो गया, और ये E हो गया। तो ये जो एंगल है यानी ये वाला, यानी कि ये वाला, ये है हमारा थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे,
कॉस थीटा होगा माइनस ई, यहाँ पे दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 5000 इंटू डेल्टा आर, दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर यानी 5/100 इंटू कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या लोगे? ये 5 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो बेस है, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो बेस है ये 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 4/5। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या क्या कैंसिल हुआ? यानी कि आंसर है सीधा सीधा -50 इंटू 4 यानी कि -200 वोल्ट। सो VC माइनस VA VC माइनस VA इज -200 वोल्ट। VC माइनस VA इज -200 वोल्ट। माइनस में क्यों आया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो ऑब्वियसली C का पोटेंशियल कम होगा, A का ज्यादा होगा, तो आप छोटे वाले में से बड़ा वाला घटा रहे हो, छोटे वाले में से बड़ा वाला घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं बच्चों। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो इसमें आपको जो डेल्टा और कॉस थीटा है वो सिर्फ वो डिस्टेंस देता है जो फील्ड के अलोंग ट्रेवल किया गया, समझे? जैसे इस लेवल से चला चार्ज और इस लेवल पे आया, तो चाहे ऐसे गया, चाहे आप 50 पाथ और बना लो इसके, चाहे ये ऐसे गया, चाहे ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा, चाहे ऐसे जाएगा, हर केस में इस लेवल से इस लेवल तक फील्ड के अलोंग तो हर केस में इसने 4 सेंटीमीटर ही ट्रेवल किया ना। सो दैट इज द डिस्टेंस विच इज इंपॉर्टेंट, 4 सेंटीमीटर फील्ड के अलोंग जो ट्रेवल किया गया हो ये वो डिस्टेंस आता है। चाहे आप फॉर्मूला लगा के निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो। जब हमने फॉर्मूला लगाया फील्ड के अलोंग कितना ट्रेवल किया था? 4 सेंटीमीटर। जब हमने फॉर्मूला लगाया तो सब कट कुटा के क्या बचा? 4 ही बचा। तो आप सीधा इसको 5000 इंटू 4/100 करते तो भी आपको यही आंसर मिलता। ठीक है, तो फील्ड के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होता वो इंपॉर्टेंट होता। Two uniformly large parallel thin plates having charge densities plus sigma and minus sigma are kept in xz plane at a distance d apart. Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates if a distance of mass particle, क्या लिख दिया मैंने? सस्तन से if a particle of mass and charge minus q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction of the field? Sketch an equipotential surface बोला पहली बात तो। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप खुद स्केच कर लेना बच्चों। ये एक, चलो हम कर देते हैं। यहां पर हमारे पास एक प्लेट है ये, जो कि है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, टप टुम। यहां पर एक प्लेट है जो है नेगेटिवली चार्ज, और आप जानते हो कि फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन प्लेट्स के बीच में ऐसे। और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा। अभी हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म जहां पर फील्ड वीक होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होता है, जहां पे फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप कम होता है। यहां पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो यहां पर एक दो बातें आप ध्यान में रखनी है। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप ज्यादा होता है, जहां फील्ड वीक होती है, गैप कम होता है जहां फील्ड स्ट्रांग होती है। यहां पर फील्ड हर जगह सेम है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर सरफेसेस बना दो बराबर बराबर गैप पे।
ठीक है, समझ गए? ओके। दूसरा क्या बोला है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है यहां पे -q चार्ज का, और वो स्टेशनरी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड? अच्छा ओके बच्चों, एक चलो ठीक है, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस तो समझ गए, लेकिन ये आई थिंक आंसर का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। यहां पर हमको ये नहीं दिया हुआ है कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है या नीचे वाली नेगेटिव है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो तब भी ऐसे ही बनेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेकंड पार्ट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें दो प्लेट्स दी हुई हैं, यहाँ पे हमें दो प्लेट्स दी हुई हैं, और हमें नहीं दिया हुआ कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, हमें बोला है कि एक -q चार्ज इन प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी पड़ा हुआ है। अब चार्ज स्टेशनरी क्यों पड़ेगा भाई? चार्ज पे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, चार्ज पे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, और अगर ये स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है QE, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स QE लग रही है, समझ गए ना? हमें कैसे पता चला कि ऊपर की तरफ फोर्स QE लग रही है? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो अगर नीचे mg है तो ऑब्वियसली QE ऊपर ही होगा, तो अगर QE ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट टू द, जिस नेगेटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लग रही है उसके अपोजिट होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में होती है। अगर नेगेटिव पे इधर लग रही है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पे नीचे लग रही होगी ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऑब्वियसली फिर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तुक्के में हमने जो बनाया था वो भी यही था। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड आप बता देना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने बता दी, मैग्नीट्यूड रह गया। अब mg इक्वल टू QE है, mg इक्वल टू QE है, इसका मतलब ये है कि E क्या होगा? देयरफॉर E क्या होगा? E होगा mg बाय Q, E होगा mg बाय Q। Plot a graph comparing the variation of potential V and electric field E due to a point charge Q as a function of distance r। देखो एक ही ग्राफ में E और V दोनों का ग्राफ बनाना है, विच इज वेरी सिंपल, बिकॉज E होता है K Q बाय R स्क्वायर, और V होता है R डिस्टेंस पे किसी चार्ज से K Q बाय R। सो E is inversely proportional to R square and V is inversely proportional to R, है ना? E is inversely proportional to R square and V is inversely proportional to R, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा पैराबोलिक। लेकिन थोड़ा सा और, भाई सिंपल सी बात है ना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, R जैसे जैसे बढ़ेगा E घटेगा, लेकिन R की किसी भी वैल्यू के लिए E जीरो नहीं होगा, तो घटता 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 ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहां पर भी वही है कि R बढ़ेगा तो V घटेगा, R बढ़ेगा तो V घटेगा, दोनों का ग्राफ सेम है। अच्छा, अगर R 1 हो, R की वैल्यू मैग्नीट्यूड में अगर 1 हो, तो ये भी KQ होगा, ये भी KQ होगा, यानी 1 पे ये दोनों बराबर होंगे। ये आप देख रहे हो कि एक जगह पर दोनों ग्राफ काट रहे हैं एक दूसरे को। ये है 1, ये है 1 का, ये है 1 का, ठीक है। अच्छा, अब 1 के बाद क्या होगा? देखो बच्चों, 1 से छोटी वैल्यूज पे, जैसे 1/2, तो यहां पे आप 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 पे ये 4 टाइम्स हो जाएगा, जबकि 1/2 पे ये सिर्फ 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि यहां स्क्वायर नहीं हो रहा। तो 1 से छोटी वैल्यूज पे ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा, 1 से छोटी वैल्यूज पे ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो E का जो है वो ज्यादा शार्प आएगा, ऐसे ड्र सीधा, और ये उतना शार्प नहीं आएगा। और 1 पे दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो 1 पे
1 पे ये दोनों काटते हुए, जैसे ये V था, काटते हुए ये यहां और ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा, बिकॉज 1 से बड़ी वैल्यूज पे ये शार्पली घटेगा, तो इसको V से नीचे रहना है। 1 से छोटी वैल्यूज पे शार्पली बढ़ेगा, तो इसको V से पहले रहना है। समझ में आई बात? तो एक ही उसमें दोनों ग्राफ आप इस तरीके से दिखा सकते हो। नेक्स्ट, why does current in steady state not flow in a capacitor connected across a battery? However, momentary current does flow during charging or discharging of the capacitor. क्या कहा जा रहा है बच्चों? देखो, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है ये, और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। उसके बाद यहां पे सपोज इस सर्किट में स्विच है जो ऑफ पोजीशन में है, और यहां पर सपोज एक बल्ब है, ठीक है। ये अब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, कैपेसिटर, ये स्विच अभी ऑन नहीं है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, मान लेते हैं इसका वोल्टेज है V। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ये बल्ब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो जलेगा और फिर बंद हो जाएगा, जिससे ये पता चला कि जैसे ही हमने इसको ऑन किया कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो इस वायर में करंट फ्लो करा, उसके बाद करंट फ्लो करना बंद हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप कैपेसिटर को चार्ज करने लगते हो, मोमेंटरी करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर और उसके बाद करंट फ्लो करना बंद कर देता है। सिंपल सी बात है बच्चों, कैपेसिटर का मैकेनिज्म क्या है कि जैसे जैसे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये प्लेट क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज होती जाती है, मतलब, ठीक है ना। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करता है, तो ये प्लेट क्या होती जाती है? ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाती है। ये कब तक चलता है? जब तक इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये चलता है ना। ऑब्वियसली उसके बाद क्यों चलेगा? जब पोटेंशियल ही बराबर हो गया तो चार्ज क्यों फ्लो करेगा? लेकिन इस चीज को होने में टाइम बहुत कम लगता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल इस बैटरी के V के बराबर हो जाता है और तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। तो जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हुआ तब तक चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वायर के अंदर, तब वो करंट दिखाता, ठीक है। समझ गए? तो ये एक्सप्लेनेशन आप इसके अंदर दोगे। नेक्स्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में कैपेसिटर किधर है? ये रहा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे हमको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। बच्चों, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है Q, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो होता है CV, है ना। कैपेसिटर का चार्ज CV होता है। C तो हमें इसका पता है कि 6 माइक्रोफैरड है। अगर हमें इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल भी पता चल जाए तो हम CV फॉर्मूला लगा के चार्ज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर निकाल सकते हैं। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का V वही होगा जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस V है, क्योंकि ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हैं। तो पहले तो हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, R इक्विवेलेंट। ये दोनों सीरीज में हैं। इस वाली ब्रांच में से तो कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा है, तो उस ब्रांच को तो भूल ही जाओ। ये दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो गया 10 + 20 यानी कि 30। अब देखो कि इस सर्किट में करंट कितना होगा? I होगा V/R यानी कि 2/30 एम्पियर। तो V1 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसे V1 ले लो सपोज, ठीक है। वो कितना होगा? I × R। तो ये सीरीज में है तो दोनों में करंट यही होगा 2/30 इंटू इसका R कितना है? 10। सो 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इस 10 ओम रेजिस्टर की एंड्स में। वही कैपेसिटर के लिए भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो देयरफॉर Q कितना हो गया? Q हो गया CV। C कितना है? 6 माइक्रोफैरड में रखते हैं, इंटू 2/3। ये कटा, 2 बचा, 2 × 2 4। लेकिन आंसर कूलम में नहीं होगा, माइक्रो कूलम में होगा, 10⁻⁻6 में, क्योंकि ये माइक्रो में था, ठीक है। Figure shows two identical capacitors C1 and C2.
C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं बच्चों, ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, शुरू में जो स्विच है ये क्लोज्ड है, ओपन दिखाया ना इन्होंने, शुरू में जो स्विच है ये क्लोज्ड है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम S is left open and dielectric slabs of dielectric constant 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitors. How will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? क्या कह रहा है कि पहले तो ये स्विच ऑफ था, फिर हमने स्विच ऑफ था मतलब दोनों कैपेसिटर्स को हमने 6 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया। जब ये स्विच लगाया तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो Q इनिशियल दोनों में क्या होगा, CV 1 × 6, है ना, यानी कि दोनों में 6 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज होगा। वैसे तो पैरेलल में है तो चार्ज डिफरेंट होता है, लेकिन C भी सेम है, V भी सेम है, तो चार्ज भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा, 6 माइक्रो कूलम्ब। अच्छा, तो ये कहानी है। अब क्या किया इसने, इसको स्विच को ऑफ कर दिया और दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में K = 3 की स्लैब इंसर्ट कर दी। K = 3 की स्लैब दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दी। अच्छा, अब क्या होगा, अब कह रहा है अब बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों कैपेसिटर्स में क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब हमने स्लैब इंसर्ट करी और ये स्विच हमने ऑफ कर दिया, तो जो ये वाला कैपेसिटर है C1, ये तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन C2 जो है उसकी बैटरी रिमूव हो चुकी है क्योंकि यहां से सर्किट टूट गया है। तो एक कॉन्सेप्ट था ना कि अगर बैटरी लगे लगे स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, बैटरी को हटा के स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, इंसर्शन ऑफ स्लैब्स के नाम से आप सर्च कर सकते हो, 2-3 वीडियोस हैं, किसी ना किसी में ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, पढ़ लेना, पूरा इंसर्शन ऑफ स्लैब्स का टॉपिक पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर तो स्लैब लगी रहे, सॉरी बैटरी लगी रहे तब स्लैब डालें। देखो बच्चों, बैटरी क्या करती है, बैटरी कैपेसिटर के दोनों एंड्स में V देती है, और अगर बैटरी लगी हुई है तो V चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे इसमें बैटरी लगी हुई है, इसमें बैटरी लगी हुई है, इस कैपेसिटर को हम नाम दे दें C1 का, फॉर C1, क्योंकि इसमें बैटरी लगी ही हुई है तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो फॉर C1 V final will equal to the V initial, that is 6 वोल्ट, है ना, इसमें चेंज नहीं होगा। और C1 न्यू कहां लिखूं मैं, ये यानी कि इस वाले का नया कैपेसिटेंस यहां लिख देता हूं, C1 न्यू इज के C1। भाई बैटरी हटा के स्लैब डालें, बैटरी लगी स्लैब डालें, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो C1 न्यू क्या होगा, C1 न्यू होगा, K कितना है 3, तो 3 माइक्रोफैरड, है ना, क्योंकि शुरू में 1 था और 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 माइक्रोफैरड। तो Q1 न्यू पहले वाले ने इस वाले कैपेसिटर में जो नया चार्ज स्टोर होगा स्लैब इंसर्ट करने के बाद वो होगा CV। तो CV यानी 6 × 3 18 माइक्रो कूलम, है ना। अब सिंपल सी बात है भैया, पहले इसने चार्ज 6 माइक्रो कूलम स्टोर किया था, अब 18 माइक्रो कूलम स्टोर करेगा। सिंपल सी बात है, आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी और आपने सोर्स कनेक्ट रखा, आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, 3 गुना बढ़ा दी इसकी कैपेसिटी, और सोर्स से इसको कनेक्ट करके रखा, तो ये और चार्ज स्टोर करेगा, कैपेसिटी बढ़ गई ना। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक नल के नीचे से छोटी बाल्टी हटा के बड़ी बाल्टी लगा दी, नल खुला रखा, तो फिर ज्यादा पानी स्टोर होगा। यही हमने यहां पे किया कि कैपेसिटी बढ़ा दी और सोर्स लगा हुआ है तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन अगर बैटरी काट के स्लैब इंसर्ट करें तो सोर्स तो आपने काट दिया,
अब बेचारा कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ भी गई तो वो और चार्ज स्टोर कहां से करेगा, उसका सोर्स काट दिया ना आपने। तो Q2 न्यू जो है वो वही रहेगा जो पहले था, पहले कितना था 6 माइक्रोकूलम। तो ये बात आपको याद रखनी कि जब बैटरी लगी रहती है तब स्लैब इंसर्ट करते हैं तो V सेम रहता है, और बैटरी हटा के स्लैब इंसर्ट करते हैं, सोर्स हटा दिया आपने, कैपेसिटी तो हर बार केस ही होगी, कैपेसिटी हर बार केस ही होगी, लेकिन बैटरी आपने हटा दी, कैपेसिटी बढ़ा दी, क्या फायदा हुआ, कैपेसिटी तो बढ़ गई और चार्ज तो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो Q2 न्यू तो 6 माइक्रोकूलम भी होगा, C2 न्यू तो वही हो जाएगा 3 टाइम्स कर दिया 3 माइक्रोफैरड, तो V न्यू V2 न्यू। अब इसके अक्रॉस जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C 6/3 यानी कि 2 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से घट के कितना हो गया 2 वोल्ट। समझ में आई बात? A parallel plate capacitor C1 having charge Q is connected to identical uncharged capacitor in series। यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर था C1, उस पे चार्ज था Q, उसको हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया यानी जीरो वाले से। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन C2, तो C2 पे कितना चार्ज आएगा। अब ये सीरीज में लग गए तो दोनों पे चार्ज बराबर हो जाना चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ। टोटल चार्ज पहले इतना था, मान लेते हैं इस पे दोनों पे जो चार्ज आया है वो Q न्यू आया है आफ्टर कनेक्टिंग, तो Q न्यू इस पे Q न्यू इस पे, तो 2 Q न्यू 2 इधर चला जाएगा, देयरफॉर Q न्यू इज Q/2, तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2। अगला बी पार्ट पढ़ते हैं, दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट पढ़ते हैं। 3 identical capacitors each of capacitance 3 microfarad are connected in turn series and in parallel to the common source V. Find out the ratio of the energies stored in the two configuration। 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स को पहले सीरीज में लगाया, फिर उन तीनों को पैरेलल में लगाया V वोल्ट के अक्रॉस, तो दोनों में एनर्जी का रेशियो निकालना है बच्चों। एनर्जी का रेशियो U1/U2 क्या होगा, V सेम है ना दोनों केस में, तो हाफ C1V² और हाफ डिवाइडेड बाय हाफ C2V², यानी सिंपल इट विल बी द रेशियो ऑफ C1/C2। पहले वाले का पहले तीनों किस में लगाए, सीरीज में, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3 1। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C/n, तो 3/3 ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 9, 3 + 3 + 3 पैरेलल में ऐड हो जाता, तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज 1/9 और 1:9। इसके बारे में भी क्लासेस में चर्चा हुई है। यहां पर स्लैब इंसर्ट करी, ये एक कैपेसिटर है, यहां पर स्लैब इंसर्ट करी है K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उसी कैपेसिटर में फिर 2 स्लैब्स इंसर्ट करी हैं D/2, इसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D/2 थिकनेस की 2 स्लैब्स इंसर्ट करी हैं ऐसे, एक का कैपेसिटेंस है, एक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरी स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। दिया ये हुआ है कि इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों तरीके से कैपेसिटी क्या है, सेम है, तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या है, इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, C = K ε0 A/D, है ना। और इस केस में क्या होगा, आपको मैंने बता रखा है, नहीं आपने वीडियो देखा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो आप सुन लो कि बच्चों जब इस तरीके से स्लैब इंसर्ट करते हैं ऐसे ऐसे अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट्स, तो ये 2 कैपेसिटर्स बनते हैं जो सीरीज में होते हैं। आप ना थोड़ा गैप करके सोचा करो, इन दोनों के बीच में गैप दे दो, तो ऐसे 2 सीरीज में आएंगे ना। यहाँ सिंपल सी बात है यार, अगर ये वाली प्लेट A पोटेंशियल पर है, ये वाली B पर है, तो इस कैपेसिटेंस डिपेंड करता है K पे, सारी चीजें बता देते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है K पे, तो ऑब्वियसली अगर इतने हिस्से का K अलग है, इतने हिस्से का K अलग है, तो ये 2 अलग अलग कैपेसिटर्स हैं।
तो इसका ये वाला एंड ए पोटेंशियल पर है, इसका ये वाला बी पर है, बट इसका ये एंड और इसका ए एंड यहाँ बीच में किसी तीसरे पॉइंट सी पर है। तो ऑब्वियसली ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सेकंड केस में, जो सी इक्विवेलेंट होगा, सीरीज में है ना दोनों, तो वो क्या होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 क्या है, C1 है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाई 2, है ना। D जो है वो D बाई 2 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस C2 हो जाएगा इसी तरीके से 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D डिवाइडेड बाय C1 प्लस, अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा, डिवाइडेड बाय D कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। अब देखो कैंसिल हो रहा ना, ये एप्सिलॉन नॉट A ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास बचेगा C इक्विवेलेंट के नाम पे, C इक्विवेलेंट के नाम पे हमारे पास बचेगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय K1 प्लस K2 इंटू D। तो ये इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो इसके कैपेसिटेंस के बराबर है, विच इज K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो इक्वेट कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेट कर दो, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D शुड बी इक्वल टू 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय K1 प्लस K2। ये सॉरी यहाँ पे K2 आएगा, K1 K2 भी बचेगा यहाँ, तो K1 K2। सो यहाँ पे मैंने बच्चों K1 लिख दिया, दोनों को उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है ना। तो K1 K2 दोनों बचेंगे यहाँ पे, ये K1 K2 यहाँ मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे K1 K2 आएगा। सो K इज 2 टाइम्स K1 K2 बाय K1 प्लस K2। समझ गए? नेक्स्ट, find equivalent capacitance of the network as shown in the figure when each capacitor is 1 microfarad, when and x and y are connected to 6 volt battery, find out the charge and energy stored in the network। बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, नहीं पता, ये पॉइंट है x, है ना, और इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे दें, जैसे ये पॉइंट है x, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं A, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं B, और ये पॉइंट है Y। अब देखो ये वाला कैपेसिटर X और A के बीच में कनेक्टेड है, तो ये रहा हमारा X और A, है ना, X और A, ये वाला कैपेसिटर X और B में कनेक्टेड है, तो ये रहा हमारा X और B सपोज। फिर आप देखो कि ये वाला कैपेसिटर A और Y में कनेक्टेड है, तो A और Y, और बचा कौन सा, ये कैपेसिटर A और B में कनेक्टेड है, तो A और B, और बचा ये वाला कैपेसिटर जो B और Y में कनेक्टेड है ना। तो देखो ये पूरा क्या बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, आप याद रख लो इस कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक। सो ये सब क्या है, 1 माइक्रोफैरड के हैं, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये सब 1 माइक्रोफैरड है। तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, 1/1 रेशियो 1, 1/1 रेशियो 1। तो बीच वाली ब्रांच हम हटा दें, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 1 और 1 का सीरीज में 1/2 हो जाएगा। अभी पीछे बताया ना आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, 1/2 1/2, तो ये 1/2 सीरीज में, ये 1/2 सीरीज में, 1/2 1/2 दोनों को ऐड किया पैरेलल में,
1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1/2, तो दो कैपेसिटर्स बचेंगे 1/2 1/2 के। और ये दोनों पैरेलल में है, तो टोटल C इक्विवेलेंट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो अब इसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज क्या होगा CV, तो चार्ज होगा 2 × 6 यानी कि 12 माइक्रोकूलम, और एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², हाफ C 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 माइक्रो जूल। माइक्रो जूल में आएगी ना, क्योंकि ये भी मैंने माइक्रो में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, the figure shows a network of 5 capacitors connected to a 10 volt battery. Calculate the charge acquired by 5 microfarad capacitor। 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में चार्ज निकालना है यहां पे, ओहो यहां पे। हाँ, तो चार्ज तब आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो इसके अक्रॉस V क्या है ना, क्योंकि V होता है तो पता चल जाएगा चार्ज, जो कि Q होता है C × V। तो C इसका हमें पता है, हमें इसके अक्रॉस V चाहिए। तो लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो C, है ना, पता है ना आपको। थोड़ा डार्क वाले में लिख दें। देखो बच्चों, ये पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक बीच में कैपेसिटर आ गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। फिर इसका VB है, यहां से यहां तक बीच में कैपेसिटर आ गया तो इस पॉइंट का कुछ और होगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं आया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VC होगा, और यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं आया, इसका भी VB होगा। यहां से लेकर यहां तक भी कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसका VA होगा। अब ये वाला जो कैपेसिटर है VA और VB, और ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी VA और VB के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा ऐड करके 15 + 5 20, और ये भी VB ये भी पैरेलल में है, तो 10 + 10 20। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब आगे की हम एक डायग्राम बना लेते हैं। A और B के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 20, A और B के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 20, है ना। और इधर भी B और C के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 20, B और C के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 20। और A और C के बीच में है 20, A और C के बीच में भी क्या है 20, और ये 10 वोल्ट है। अब सोचो, अब फिर से बनाओ जरा, ये दोनों क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब B पॉइंट से तो कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये और ये सीरीज में है, तो 20 और 20 के दो सीरीज में होंगे, तो 20/2 10, और फिर यहां पर एक ही बचेगा 10 का, तो वो 10 और 20 पैरेलल में है, तो 10 + 20 30, तो C इक्विवेलेंट है 30। तो क्या होगा, अच्छा स्टेप वाइज चलेंगे, है ना, स्टेप वाइज चलेंगे। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में। तो यहां से लेकर यहां तक, सुनना जरा ध्यान से, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तो जरूरत भी नहीं है। यहां से लेकर यहां तक तो 10 वोल्ट है, और इसका मिलाकर 10 है, बट क्योंकि ये दोनों इक्वल है और सीरीज में है तो चार्ज भी इक्वल होगा, तो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे 5 वोल्ट, है ना। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है इसके साथ, तो यहां भी 10 वोल्ट है, यहां भी 10 वोल्ट है, और इन दोनों का कैपेसिटी बराबर है, तो बराबर बराबर बांट लेंगे। A और B के बीच में हमें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट। तो चार्ज निकाल लो, Q होता है CV, तो C है 5 × VB है 5, 25 माइक्रो
coulomb. Charge stored by this capacitor is 25 microcoulomb. फोर चार्जेस, फाइंड चार्जेस नहीं होगा यहाँ पे, फोर चार्जेस होगा, है ना. फोर चार्जेस of this are arranged respectively at the four corners of a square of side ABCD of side A, sorry, square is ABCD. ये स्क्वायर है A B C D और इस पे चार्जेस है प्लस Q माइनस Q, C पे प्लस Q और D पे माइनस Q. क्या बोला है? फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को ऐसे बनाने में क्या काम लगा? तो वर्क होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल. और जब अरेंजमेंट को बनाने की बात होती है तो हम ये मानेंगे कि इनिशियली वो अरेंजमेंट थी ही नहीं, यानी ये सारे चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे. तो इनिशियल एनर्जी होती है जीरो. इनिशियल एनर्जी इस सिस्टम की जीरो होगी क्योंकि सिस्टम था ही नहीं. सो इट इज U फाइनल. तो हमने जस्ट क्या निकालना है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फाइनल. और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 बाय R. जितने भी पेयर्स हैं यहां पर आप सारे ले लो. कितने पेयर हैं? 6, है ना. एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 पेयर. और सारे पेयर्स पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे कि स्टार्ट करते हैं यहां से Q1 Q2 यानी कि माइनस Q स्क्वायर, है ना, बाय R. R मतलब इनके बीच का डिस्टेंस विच इज साइड ऑफ स्क्वायर, प्लस ये सेम है माइनस K Q स्क्वायर. इसका प्रोडक्ट भी वही होगा और इसका प्रोडक्ट भी वही होगा. तो सीधा मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूं. समझ गए ना आप? इन चारों पेयर्स का तो ये आ जाएगा माइनस 4K Q स्क्वायर बाय A. फिर बचे डायगोनल वाले पेयर. इसका प्रोडक्ट होगा Q स्क्वायर माइनस Q, इसका प्रोडक्ट भी होगा Q स्क्वायर और डिस्टेंस होगा √2a. तो 2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाय √2a. So this is the work done to make this arrangement, right? Second part, a charge Q naught is brought to the center of the square. The four charges being held fixed. How much extra work is needed to do this? बोल रहा है कि यहां पर एक चार्ज Q naught लाया गया और ये चारों को ऐसे ही रखा. यहां पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया गया Q naught. तो बताओ कितना एक्स्ट्रा वर्क लगा? पहले तो हम यहां पोटेंशियल निकालें. भाई वर्क क्या होता है? मान लो ये सेंटर है O, तो वर्क होगा जो चार्ज लाया Q naught इंटू V ऑफ फाइनल विच इज द सेंटर एंड V ऑफ इनिशियल, मतलब इन्फिनिटी से लाया था. तो Q naught इंटू सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है K Q बाय R. इसके लिए यहां पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं डिस्टेंस R है, K Q बाय R. इसके लिए होगा K माइनस Q बाय R, कट गया. इसके लिए होगा K माइनस Q बाय R. इसके लिए होगा K प्लस Q बाय R, ये भी कट गया. तो सेंटर पे पोटेंशियल ही जीरो है, तो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं लगेगा एक चार्ज Q नॉट को यहां तक लाने के लिए. ठीक. कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विद R1 ग्रेटर देन R2. हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं R1 R2 रेडियाई के. R1 is greater than R2. R1 is greater than R2. If two are at the same potential, the large sphere has more charge than the smaller sphere. दोनों का पोटेंशियल सेम है. मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2. दोनों का पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल क्या होता है? K, इसका पोटेंशियल क्या होगा? K Q1 बाय R1 इक्वल टू, इसका पोटेंशियल क्या होगा? K Q2 बाय R2. और हमें बोला दोनों का पोटेंशियल सेम है. हमने जब इनको इक्वेट कराया तो R1 बाय R2 की रेशियो आई
R1 बाय R2 की रेशियो आई Q1 बाय Q2, R1 बाय R2 की रेशियो आई Q1 बाय Q2, एंड सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 देयरफॉर Q1 इज ग्रेटर देन Q2, है ना। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो उसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो इसने बोला इफ द टू हैव सेम पोटेंशियल द लार्ज स्फीयर हैज मोर चार्ज। ये सेकंड लाइन तो देने की जरूरत नहीं थी, जब उसने बोल ही दिया सेम पोटेंशियल है तो हम वहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि Q1 Q2 से बड़ा होगा। खैर आगे पढ़ते। स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज मोर और लेस देन दैट ऑफ लार्जर वन। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन, पहले वाले की चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज अपॉन उसका एरिया, दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू होगी उसका चार्ज अपॉन उसका एरिया। यही तो होती है चार्ज डेंसिटी, है ना। तो किसकी ज्यादा है? देखें जरा, इनको डिवाइड करें। इनको जब हमने डिवाइड किया, इनको जब डिवाइड किया 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो Q1 बाय R1 स्क्वायर इंटू, ये डिवाइड हो ना तो उल्टा हो जाएगा, R2 स्क्वायर बाय Q2, Q2 स्क्वायर नहीं Q2 Q1 बाय Q2 क्या है? R1 बाय R2। तो यहां Q1 बाय Q2 की जगह अगर मैं R1 बाय R2 रख दूं और ये R2 स्क्वायर बाय, तो ये कटेगा ना, कटेगा, देखो कटेगा, ये उल्टा है इसका, तो ये कट गया, ये क्या बचा? R2 बाय R1। और कौन सा बड़ा है? R1 बड़ा है, मतलब उसका न्यूमरेटर छोटा है तो इसका भी न्यूमरेटर छोटा होगा। तो हम लिखेंगे सिंस R2 इज लेस देन R1 देयरफॉर सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी वाली शेल की कम है, छोटी वाली शेल की ज्यादा है। हेलो 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 हेलो, यस माइक चल रहा है। Two identical capacitors of 12 microfarad each are connected in series across a 50 volt battery। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगा दिया 12 माइक्रोफैरड के। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगा दिया है 50 वोल्ट के झटके पे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। ओहो, सीबीएसई 2019 में आया, बताओ। 12 और 12 सीरीज में लगे हैं तो 1/12 प्लस 1/12 12/2 रट गया ना तुमको। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में हो, हर एक का कैपेसिटेंस C हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C/n। 12/2 यानी 6, तो U इज हाफ CV स्क्वायर, 3 इंटू C माइक्रो में चल रहा है, ठीक है ना, 2500, यानी कि 7500 माइक्रो जूल। 1000 से डिवाइड कर दे, 7.5 मिली जूल। अच्छा जी, इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब यही पैरेलल में लगे होते 12 + 12 24 हो जाता, तो ये सीरीज की एनर्जी है, ये पैरेलल की एनर्जी है, हाफ C V स्क्वायर। इसका 4 टाइम्स यानी कि 30, ठीक है। तो बच्चों इतने क्वेश्चन आज हमने कर लिए, काफी हैं अभी के लिए। पार्ट 2 में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलता हूं आपसे मैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।